हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 24 अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी सिटी में होगा जनवरी 2023 में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देन इंदौर जो है, इसके बारे में भी याद रखना आपने, क्लीनेस्ट सिटी है ये इंडिया की। एंड बैक टू बैक इसको स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल मिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप रिलीज की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इजिप्ट। एंड इजिप्ट की आपने कैपिटल याद रखनी है, कायरो। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो है 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जहाँ पे होने जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। और कनाडा में कहाँ पे होगी? हैलीफैक्स सिटी में। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली रिकग्नाइज दही हांडी एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो अनवील की गई है पुणे में, किसने अनवील किया है? जितेंद्र सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इको फ्रेंडली बस है ये, जिसको बनाया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR एंड KPIT लिमिटेड ने। फ्यूल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूल सेल जो है एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन फ्यूल यूज हो रहा है तो ऐसे केस में ओनली प्रोडक्ट क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। इट मीन्स किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट एलिमेंट जो है रिलीज नहीं होगा। फ्यूल सेल्स बेसिकली बैटरीज की तरह ही काम करते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? बैटरीज जैसे बैटरीज की चार्जिंग खत्म हो जाती है और उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे सेल ऑपरेट करता रहेगा, बस यहाँ पे फ्यूल जो है, फ्यूल की कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए। देन फ्यूल सेल जो है ये 2 इलेक्ट्रोड्स का बना रहता है, एनोड एंड कैथोड, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ये डायग्राम से समझते हैं। एक साइड है एनोड, दूसरी साइड है कैथोड। बेसिकली होता क्या है, यहाँ से फ्यूल एंटर करता है, ये यहाँ पे एनोड जो है इससे टकराता है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कैथोड रीजन में, और कैथोड में क्या हुआ? एयर जो है यहाँ पे एयर एंटर करती है कैथोड वाली साइड से। देन ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मैकेनिज्म है, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत। इसको कमीशन किया जाएगा सितंबर 2 को। एज पर द ऑफिशियल सोर्सेज PM मोदी जो है कमीशन करेंगे इसको। एंड इसकी जो 4 ट्रायल फेसिस का जो ट्रायल चला था, 4 फेसिस का, वो कंप्लीट हो गया था 10 जुलाई को। देन इसको डिज़ाइन किसने किया है? इंडियन नेवीज का इन हाउस है डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिज़ाइन। एंड किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। 262 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर वाइड है, एंड इसकी हाइट है 59 मीटर्स। और इसको यूज़ किया जाएगा, एयरक्राफ्ट जो होते हैं बेसिकली वो यहाँ से टेक ऑफ कर सकेंगे और लैंड इस पर कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। झारखंड फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी है जो इम्प्लीमेंट करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीड डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए। इन्होंने एक टेक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, सेटलमेंट के साथ, जो बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को ऑपरेट करेगी। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? सीड डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करना, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इनकी सप्लाई को इंश्योर करना। इसमें बेसिकली होगा क्या कि फार्मर की जो डिटेल है, आधार कार्ड या और कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको एंटर किया जाएगा सिस्टम में। देन फार्मर्स को फर्स्ट टाइम कब सीड्स इशू हुए थे और कितनी बार फार्मर्स ने इशू करवाए हैं और कौन कौन सी डेट को इशू करवाए हैं, ये सारा यहाँ पे ट्रैक जो है रखा जाएगा। इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे क्या होगा? बेसिकली जो मिडल मैन है, जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व था, उस मिडल मैन को ख़त्म कर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंश्योर की जाएगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये क्या बेसिकली एक इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसमें रहती है, और कोई थर्ड पर्सन इसको इजीली ट्रेस नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर है। और इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे बैंक अकाउंट्स में यूज़ हो सकती है कस्टमर डेटा मेंटेन करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने पढ़ा था, इसको यूज़ कर सकते हैं। देन मेडिकल सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। क्रिमिनल नेटवर्क के सिस्टम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट है, ग्रीस जो है इसने एग्जिट किया है सर्विलियंस फ्रेमवर्क ऑफ यूरोपियन यूनियन। ग्रीस प्राइम मिनिस्टर हैं कैरियाकोस मित्सोताकिस। इन्होंने अनाउंस किया है कि ग्रीस जो एग्जिट करेगा इस सर्विलियंस फ्रेमवर्क के यूरोपियन यूनियन से 12 साल बाद।
बेसिकली क्या था कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है ग्रीस की वो मॉनिटर की जा रही थी सिंस 2018, ताकि वो रिफॉर्म्स जो हैं ग्रीस ने जो प्रॉमिस किए थे कि वो रिफॉर्म्स लेकर आएगा अपनी इकोनॉमी में, ताकि इंटरनेशनल जो लोन्स हैं उनको वो वापस कर सके। तो इसके लिए ये सर्विलियंस ग्रीस के ऊपर रखी जा रही थी। और हुआ क्या था, इससे पहले ग्रीस जो था इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी। पेंशन कट्स ग्रीस ने काफ़ी दे दिए थे, टैक्स जो था काफ़ी बढ़ा दिया था, बैंक के ऊपर कंट्रोल काफ़ी बढ़ा दिया था, और जिस वजह से इसको बेल आउट पैकेज जो था 2010 में लेना पड़ा। और इससे क्या होगा बेसिकली कि सर्विलियंस मैकेनिज्म जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे ग्रीस के ऊपर कुछ जो है बेसिकली मेजर्स जो थे ग्रीस को अडॉप्ट करने थे, ताकि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी से वो निकल सके और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है लेकर आ सके। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने याद रखना है, यूरोपियन यूनियन जो है 27 कंट्रीज़ की एक यूनियन है, एक कॉमन मार्केट की तरह काम करती है ये, कि यूनिफॉर्म जो है लॉज होती हैं ट्रेड को लेकर, रेगुलेशंस जो हैं वो कॉमन होती हैं। पहले 28 कंट्रीज़ होती थी ये, बट लास्ट कंट्री जिसने एग्जिट किया था इसको, दैट वाज ब्रिटेन, और उसका नाम क्या था, ब्रेग्जिट। तो पहले 28 कंट्रीज़ थी, अब यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने नॉमिनेट किया है गरबा को, जो कि यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बनेगा। देन लास्ट ईयर जो है दुर्गा पूजा ऐड की गई थी, इस साल गरबा ऐड किया गया है। एंड इंडिया जो है इसको इलेक्ट किया था यूनेस्को ने टू सर्व ऑन द डिस्टिंग्विश्ड। और बेसिकली क्या है कि अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये फर्स्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है गुजरात से बन जाएगा, जिसको यूनेस्को जो है एनलिस्ट करेगा। देन इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि इंटेंजिबल जो हेरिटेज है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इंटेंजिबल हेरिटेज इसमें क्या क्या हो सकता है, ओरल ट्रेडिशंस हो सकते हैं, जैसे कि वैदिक चैंटिंग्स हो गई, उसको इंक्लूड किया जा सकता है, लैंग्वेज को इंक्लूड किया जा सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उनको इंक्लूड किया जा सकता है, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, कोई फेस्टिवल इवेंट्स हो गए वो ऐड हो सकते हैं। देन कोई नॉलेज है, कोई प्रैक्टिस है जिसका मेनली कंसर्न है नेचर या यूनिवर्स के साथ, वो इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कोई क्राफ्टमैनशिप है वो इंक्लूड की जा सकती है, तो ये आपने याद रखना है। देन यूनेस्को की 2003 में कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसी के अंडर ये जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है इसको मेंटेन किया जाता है। एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन सी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की। संस्कृत थिएटर है, कुदियत्तम जो कहाँ का है, केरला का। मुदियत्तू जो है एक रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा है केरला का। ट्रेडिशन है वैदिक मंत्रास का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओरल ट्रेडिशंस जो है वो भी इसका पार्ट है। देन रामलीला जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट है, रामायणा का पार्ट होता है ये बेसिकली। देन रमन है, रिलीजियस एंड रिचुअल थिएटर है, गढ़वाल रीजन का, उत्तराखंड का। कलबेलिया फोक डांस है, राजस्थान का। छाऊ डांस है, ये कहाँ के है, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा रीजन का क्लासिकल डांस है। बुद्धिस्ट चैंटिंग है, ये भी ओरल उसमें आ जाएंगी, लद्दाख की हैं बेसिकली। संकीर्तना है, एक रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांस है, कहाँ का, मणिपुर का, तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है, ये कहाँ का है, जंडियाला गुरु, पंजाब रीजन का। योग आ जाता है इसमें, नवरोज जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है बेसिकली, कुंभ मेला एंड दुर्गा पूजा जो है इससे पहले जो हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र जो है ये 4000 करोड़ का लोन लेगा एडीबी से, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिसके अंडर फिर ये मेडिकल कॉलेज जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे। 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये मेडिकल कॉलेज सेटअप किए जाएंगे और 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मनीला, दैट इज़ इन फिलीपींस। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। देन इसका मेन एम क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। एडीबी जो है असिस्ट करता है अपने मेंबर्स को और पार्टनर्स को, लोन्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जा सके। जब इस्टेब्लिश हुआ था ये 31 मेंबर्स थे इसके, और आज के टाइम पे एडीपी के 68 मेंबर्स हैं। देन मत्सुसुगु असाकावा जो है ये प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और चेयरपर्सन भी हैं एडीबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है शिवसेना के डिस्प्यूट के लिए बनाया जाएगा। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार चल रही थी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड शिवसेना। तो क्या हुआ बेसिकली कि जो शिवसेना के एमएलएस थे वो डिफेक्ट कर गए अपनी पार्टी से, और उन्होंने क्या किया, शिवसेना से अपने आप को तोड़ लिया।
अब प्रॉब्लम क्या चल रही है कि जिन्होंने ब्रेक कर लिया था ओरिजिनल शिवसेना से, वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने डिफेक्ट किया वो असली शिवसेना पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में भी हैं। तो इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है कि शिवसेना के असली जो लीडर हैं वो कौन होंगे, कौन शिवसेना को कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो केस है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मल केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो डिवीजन बेंच जो है उसके ऊपर रूलिंग करता है, जो बेसिकली 2 या 3 जज मेंबर्स का बना होता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कम से कम 5 जजेस का बन सकता है, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं बट 5 से कम नहीं होंगे। ये क्यों बनाया जाता है? बेसिकली जब डिसाइड करना होता है कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, देन प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 143। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज्ड हैं, इनके पास पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कोई भी मैटर जो है इसको रेफर कर सकते हैं। देन कौन से सर्कमस्टांसिस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन है लॉ का जिसमें क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, ये मेंशन अंडर आर्टिकल 145। देन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन यहाँ पे मांगता है और कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा फैक्ट लॉ के ऊपर, और ये प्रोविजन किसके अंडर है? आर्टिकल 143 के अंडर। देन थर्ड क्या है, जब 2 या 3 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट जो है दे, ऐसे केस में कि लॉ सेम है बट कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है और जहाँ पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं लॉ की, ऐसे केस में भी लार्जर बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है केस। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है एडहॉक बेसिस पे सेटअप किए जाते हैं एंड जो लैंडमार्क केसेस हैं जैसे ए.के. गोपलन केस, ए.के. गोपलन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट ने डिस्प्यूट को सेटल्ड किया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। देन लास्ट सेशन के एमसीक्यूज कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।